नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूं अपने इस खास शो बीट डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। क्या है ये समस्या? क्या लक्षण है डायबिटीज के? कैसे बचा जा सकता है इससे? ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर अभिमन्यु निगम, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर। डॉक्टर धीरज जेसवानी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, श्री राधे हेल्थ केयर ग्वालियर। डॉक्टर सुलभ चंद्राकर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, VY हॉस्पिटल रायपुर। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अभिमन्यु आपसे है। इंडिया में हार्ट डिजीज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या आप कॉमन हार्ट कंडीशंस और उनके मुख्य कारणों के बारे में बता सकते हैं? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हम सुनते हैं और देखते हैं कि हमारे परिवार में या आस पड़ोस में ज्यादातर घरों में कोई ना कोई हार्ट डिसीजेस का मरीज होता है। इसलिए हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ कॉमन हार्ट डिसीजेस जो हम सुनते हैं, उसमें सबसे प्रमुख कारण होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बोलचाल की भाषा में हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के कारण से होता है, जो कि हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल के जमने से होता है। इसके अलावा हार्ट की दूसरी बीमारियां जो होती हैं वो होती है धड़कन की अनियमितताएं, जिसके कारण से मरीज को दिल की धड़कन तेज फील होना, चक्कर आना ऐसा हो सकता है। हार्ट अटैक, हार्ट की धड़कन की अनियमितताओं के अलावा भी हार्ट की अन्य कई बीमारियां होती हैं, जो कि जैसे कि गांव के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में कॉमनली हार्ट के वॉल्स की दिक्कत देखने को मिलती है, जिसके कारण से मरीज को सांस फूलना, चलने में दिल की धड़कन फील होना और लकवा जैसा गंभीर बीमारियां का कारण हो सकती है। उसके अलावा कुछ कॉमन हार्ट की बीमारियों में आते हैं हार्ट की पंपिंग कम हो जाना, जिसको हम मेडिकल टर्म में कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं, और बच्चों में जन्मजात हृदय की बीमारियां, जैसे जिन्हें हम कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस बोलते हैं या बोलचाल की भाषा में दिल में छेद होना कहते हैं। ये कुछ कॉमन डिसीजेस हैं जो हमें सबको पता होनी चाहिए। डॉक्टर धीरज, क्या आप हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिटेल्स में बता सकते हैं जो इंडिया में कॉमन है? देखिए, हार्ट डिजीजेस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। इसके जो रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको हम 2 पार्ट्स में यूजुअली डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं, वो कहलाते हैं जिसमें हमारे इंटरवेंशन से हम अपने डिजीज़ को रोक या प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे हम कुछ नहीं कर सकते, उन फैक्टर्स को हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे एज है, एज को आदमी बदल नहीं सकता है। फैमिली हिस्ट्री है, हमारे पेरेंट्स को पहले से हार्ट डिजीज रहा है, तो हमारे जेनेटिक मेकअप में हम प्रीडिस्पोज रहते हैं कि हमें कार्डियक डिजीज हो। या फिर हमारा मेल जेंडर है, एथनिसिटी है, ये सारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। बात करें अपन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, तो उसमें मेनली स्मोकिंग, एक्सरसाइज का ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को कंट्रोल ना रखना। तो ये सारे जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। अपन अगर इंडियन सिनेरियो के बारे में बात करें, तो इंडिया में जो अपना जेनेटिक मेकअप है, जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी की तरफ से हम लोग ज़्यादा प्रीडिस्पोज रहते हैं, तो एक वो कारण है, और स्मोकिंग हमारे इंडिया में। ये 2 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जिन्हें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये अपने हार्ट डिजीज को ज़्यादा कॉज करते हैं। तो ये तो अपने हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुलभ आपसे है। क्या आप हार्ट प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं जो आम तौर पर पहचान में नहीं आते, और साथ ही उनके इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताएं? जैसा कि बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि अगर उन्हें छाती में दर्द है तो ही उन्हें हार्ट की परेशानी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट अटैक के मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट सिर्फ सांस फूलना या सिर्फ हाथ में दर्द होना या लगातार उल्टी की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ डिजीजेस जैसे हार्ट फेलियर, उसमें लगातार सांस फूलता है, रात को खांसी ज्यादा आती है या पैरों में सूजन होता है। और कुछ वेलुलर हार्ट डिजीज या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, तो पेशेंट चक्कर या बेहोशी के साथ हमारे पास आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको
चेस्ट पेन है तो ही आपको हार्ट की परेशानी हो, बिना चेस्ट पेन के भी बहुत सारी हार्ट की दिक्कतें हैं जो जैसा जो सिम्टम्स मैंने बताया उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। डॉक्टर अभिमन्यु, किसी भी हार्ट डिजीज के डिटेक्शन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना अहम रोल प्ले करता है और इसे करने का सही समय क्या होता है? मैं इस चीज का जवाब एक स्टेटमेंट से देना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये लाइन हम हमेशा से सुनते आए हैं। जैसा कि डॉक्टर सुलभ ने थोड़े समय पहले बताया था कि ऐसे पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं छाती में भारीपन या छाती में दबाव के, चलने फिरने में सांस फूलना, घबराहट होना, लेफ्ट हाथ में दर्द होना, चक्कर आना, ये सारे सिम्टम हार्ट डिसीजेस के हो सकते हैं। तो यदि कोई पेशेंट है जिसे इस तरह के सिम्टम्स अनुभव हो रहे हैं और पहले से कोई हार्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसा पेशेंट को हमेशा अपने निकटतम अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि उसकी आगे जांच की जा सके। और हम आजकल ये भी सुन रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि 30 से 40 साल का है, जिसे एक दिन कोई हिस्ट्री नहीं थी और एक दिन सडनली हार्ट अटैक से एक्सपायर हो जाता है। तो जो हम डे टू डे लाइफ में आजकल देख रहे हैं, ऐसे केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। इन सब चीजों से बचाव के लिए सबसे बेहतर रहेगा कि हर व्यक्ति जो कि 40 साल या उससे ज्यादा का उम्र का है, साल में एक बार अपने बेसिक ब्लड टेस्ट कराए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल्स हो और एक बेसिक ईसीजी कर सकता है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स है और डॉक्टर को सही लगता है तो फर्दर कार्डियक टेस्टिंग में 2D इको, TMT और स्पेसिफिक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। पर ये सारे टेस्ट एक बार डॉक्टर की सलाह के बाद ही कराएं। पर बाकी 40 के ऊपर हर व्यक्ति को एटलीस्ट साल में एक बार अपना सारा ब्लड का चेकअप, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिन एनालिसिस एक बार करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेकअप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिससे यदि पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो गंभीर हार्ट रोग होने से पहले हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर धीरज आपसे है। हार्ट डिजीज का समय रहते पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी पहले भी बताया कि हमें ईयरली या वेरी फ्रीक्वेंटली एक 40 की एज के बाद और एक कट ऑफ के बाद हमें फ्रीक्वेंटली चेकअप कराते रहना चाहिए। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें हार्ट की डिजीज के लिए एक्सटेंसिव वर्कअप करना है कि हमें बेसिक वर्कअप करना है। जैसा सर ने बताया, एक बेसिक टेस्ट होता है ईसीजी और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और सिम्टम्स का कंट्रोल। लिपिड प्रोफाइल, जैसा मैंने बताया था कि रिस्क फैक्टर्स में कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो रिस्क फैक्टर, तो हमें कोलेस्ट्रॉल की भी जांच कराते रहना चाहिए ईयरली। अगर किसी पेशेंट में हम ज्यादा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हार्ट डिजीज है तो वर्कअप में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है ईसीजी। ईसीजी में हम दो तरीके का ईसीजी भी ले सकते हैं, एक होता है रेस्टिंग ईसीजी और एक हम करते हैं स्ट्रेस ईसीजी, जिसको हम कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट भी दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हार्ट को फंक्शनल कैपेसिटी को इंक्रीज करके देखते हैं कि उसकी डिमांड वो सप्लाई फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, उसमें डिमांड बढ़ने के साथ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। इनमें कुछ फाइंडिंग आने के बाद हम लोग फर्दर इवैल्यूएशन के लिए इको स्कैन भी कर सकते हैं। सेम वे में ईसीजी की तरह इको भी हम लोग रेस्टिंग इको कर सकते हैं और स्ट्रेस इको कार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं। अगर इनसे हमको सब कुछ फॉरवर्ड जाने के लिए सप्लाई मिलती है तो हम लोग एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। ये सारे होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड टेस्ट, अगर हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई रिदम डिसऑर्डर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास होल्टर जैसे टेस्ट होते हैं, जिसमें हम लोग हार्ट की रिदम को मॉनिटर करते हैं 24 घंटे के लिए, देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन। तो ये सारे तो बेसिक टेस्ट हैं। अगर वी फाइंड समथिंग फिशी इन दिस, अगर हमें इनमें कुछ सस्पेक्ट लगता है, कुछ लगता है, तो फाइनली वी कैन गो फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी आल्सो, जिसमें हम लोग डाई डाल के दिल की नसों की जांच भी कर सकते हैं। डॉक्टर सुलभ, आप सीपीआर के इम्पोर्टेंस और इसके फंडामेंटल स्टेप्स के बारे में बताएं। सीपीआर बेसिकली बहुत सारे फॉर्म्स का होता है। तो बेसिक सीपीआर एक होता है और एक एडवांस सीपीआर। तो ले पर्सन के लिए बेसिक सीपीआर इनफ है, उससे उसको प्रॉपर यूज करके हम काफी पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। तो बेसिक सीपीआर में ये होता है मैम कि फर्स्ट स्टेप है कि आप इमीडिएटली हेल्प के लिए कॉल करें। सेकंड स्टेप है कि आप पेशेंट का चेस्ट एक्सपोज करके वहां पे चेस्ट कंप्रेशन दें। अपने दोनों हाथों को सेंटर पे रखें स्ट्रेट, और वहां पे 100 to 120 बीट्स पर मिनट मिनिमम 2 इंच इफेक्टिव कंप्रेशंस दें, और वेट करें जब तक एक्सपर्ट मेडिकल टीम या एम्बुलेंस वहां पे आ ना जाए। और सभी को ये सीपीआर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं आसपास, अगर पता करें तो ये काफी अच्छी चीज है। डॉक्टर अभिमन्यु, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच क्या डिफरेंस होता है और इसमें सीपीआर कब देना होता है? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों बहुत ही अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों का कारण अलग है, जिस वजह से दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। मैं सबसे पहले आपको हार्ट अटैक के बारे में जानकारी देता हूँ।
हार्ट अटैक जो होता है पेशेंट को सडन ऑनसेट, मतलब इमीडिएटली पेशेंट को छाती में भारीपन, छाती में जकड़न या छाती में दर्द का सेंसेशन होता है। ये दर्द जनरली उल्टे हाथ में, कंधे में, जबड़े में, पीठ में जा सकता है। उसके अलावा पेशेंट को जरूरी नहीं है हर बार हार्ट अटैक में छाती में दर्द ही हो। जनरली महिलाओं में, डायबिटिक पेशेंट्स में या बूढ़े लोगों में दर्द नहीं भी हो सकता। उसकी जगह सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि अचानक से सांस का फूलना या घबराहट होना, ठंडा पसीना आना, चक्कर आना या उल्टी आना, ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं अगर किसी व्यक्ति को सडनली छाती में दर्द हुआ या अचानक से सांस फूल गई, ठंडा पसीना आ गया, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि मरीज को हार्ट अटैक है। तो ऐसी स्थिति में डायग्नोसिस के लिए, पहचान करने के लिए हमें तुरंत निकटतम अस्पताल जाना होता है, जहां पे एक ईसीजी करवाना आवश्यक है। दूसरी तरफ हम कार्डियक अरेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली अगर आसान भाषा में समझें तो हार्ट की पंपिंग का रुक जाना। जब हार्ट की गति बहुत तेज हो जाती है तो उस समय पे हार्ट अपना इफेक्टिव पंपिंग फंक्शन नहीं कर पाता, जिस वजह से ब्रेन और बाकी वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता, जिस वजह से पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाता है। हमने या आप लोगों ने सुना होगा, सडनली चलते चलते पेशेंट गिर गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें कार्डियक अरेस्ट सस्पेक्ट करना चाहिए, जबकि हार्ट अटैक के सिम्टम्स मैंने अभी डिस्क्राइब किए वो होते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसे हम कार्डियक अरेस्ट सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है, जैसा कि सर ने बताया, कॉल फॉर हेल्प। सबसे मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, तुरंत हमें एम्बुलेंस या निकटतम हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना है कि एक पेशेंट कोलैप्स हुआ है। साथ ही साथ सबसे पहले हमें उसकी पल्स फील करनी है। अगर कोई ट्रेन्ड पर्सन है तो उसकी पल्स फील कर सकता है, अगर अनट्रेन्ड है तो भी हम गर्दन के पास कैरोटिड पल्सेशंस फील कर सकते हैं। अगर व्यक्ति की पल्स नहीं आ रही है उस समय हमें उसका सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए। सीपीआर की स्टेप जस्ट अभी सर ने डिस्क्राइब की, दोनों हाथों से छाती को दबाना रहता है, जिससे हम बेसिकली आर्टिफिशियली हार्ट को पंप कर रहे हैं। हमारे प्रेशर से छाती को दबाने से हम हार्ट को एक तरह से पंप करते हैं ताकि वो उस क्रिटिकल टाइम में ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाता रहे और व्यक्ति की जान बचने की चांसेस बढ़ जाए। ये सवाल डॉक्टर धीरज आपसे है। हार्ट डिजीज के लिए दवाओं के प्रभाव और पेशेंट को होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताएं। देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया, हार्ट डिजीज कोई एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होती कि दिल की नसों में ब्लॉकेज है, सिर्फ वही हार्ट डिजीज है। जैसा सर ने पहले भी बताया, हार्ट डिजीज काफी तरीके की होती हैं, जिसमें हार्ट का फेल हो जाना मतलब हार्ट शरीर की डिमांड्स के हिसाब से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। एक होती है दिल की नसों में जो ब्लॉकेज आता है, उसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर खून न मिल पाना, वो उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें दिल की धड़कन या तो तेज हो जाती है या धीमी पड़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिदम डिसऑर्डर्स। इन तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। यूजुअली जो होता है, पेशेंट्स, हमने बहुत सुना है कि पेशेंट इकोस्प्रिन या फिर कोई ब्लड थिनर्स, खून पतला करने की दवाइयां लेते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है, ये यूजुअली होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, जिसमें दिल की नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं। देखिए, दिल की नसों में ब्लॉकेज आने की वजह से हमें खून को पतला करना पड़ता है ताकि वो दिल की नसों में जाकर टिश्यू को अच्छे से परफ्यूज कर पाए। लेने से हमें फायदा ज्यादा होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे खून पतला हो जाने की वजह से ब्लीडिंग की टेंडेंसीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस चीज का हमें प्रॉपर ख्याल रखना होता है कि हम प्रॉपर सही डोजेस में दवा लें और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लें, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज ज्यादा होना या ब्लीडिंग टेंडेंसीज का ज्यादा होना। ऐसी कंडीशन में हमें ब्लीडिंग रिस्क मिल सकती है, तो हम प्रॉपर डोजेज में दवाई लें और टाइम पे लें, ये मैं एक सलाह देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। बाकी दूसरे डिजीजेस के लिए भी हमारे पास दूसरी दवाइयां होती हैं, जैसे जिनका हार्ट कमजोर पड़ जाता है तो हम दिल को शक्ति देने के लिए आइनोट्रोपिक दवाई का यूज करते हैं, तो आइनोट्रोप्स होते हैं, तो वो दिल की शक्ति को मेंटेन रखते हैं। ऐसे ही धड़कन कमजोर पड़ने पे हम लोग धड़कन बढ़ाने वाली, और जिनकी धड़कन काफी तेज चलती है, ऐसी कंडीशंस होती हैं कुछ जिसमें पीएसपीटी होती है, कुछ होता है, तो उसमें हम लोग बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देके पेशेंट को धड़कन को कंट्रोल रखते हैं। ऐसे में मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपनी प्रॉपर कंसल्टेशन जो होता है पीरियोडिकली आप करते रहें, ताकि दवाई के इफेक्ट को हम एज के साथ और मॉनिटर करते रहें और इन सबको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में चला सके। डॉक्टर सुलभ, क्या आप एंजियोप्लास्टी जैसी कम लेस इन्वेसिव प्रोसीजर के फायदे और रिस्क के बारे में बता सकते हैं? एंजियोप्लास्टी से बेसिकली हम जो ब्लॉक्ड वेसल है उसे हम ओपन करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होता है, एक पतली तार नसों के अंदर जाती है, फिर उसके ऊपर हम बलून लेके जाते हैं, और लास्ट स्टेप होता है स्टंट लेके जाना। तो अगर किसी पेशेंट को बड़ा अटैक आया है, जैसे हम मेडिकल टर्म में एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, मेजर हार्ट अटैक है,
तो इसमें तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसमें हमें तुरंत से तुरंत जितने जल्दी हो सके एंजियोप्लास्टी करना होता है। माइनर रिस्क जैसे हाथों में दर्द जहाँ से किया है, साइड थोड़े बहुत ब्लीडिंग, ये सब हो सकते हैं, बट मेजर रिस्क जैसे डेथ वगैरह ये सब काफी अनकॉमन है, बहुत लेस कॉमन है ये सवाल डॉक्टर अभिमन्यु आपसे है। ट्रीटमेंट के बाद कार्डियक रिहेबिलिटेशन के रोल के बारे में बताएं। तो मैं कॉमनली अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ कि उनकी जो जर्नी है वो हॉस्पिटल डिस्चार्ज के टाइम खत्म नहीं होती। कार्डियक रिहेबिलिटेशन इज बेसिकली, मैं उसको आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो कार्डियक रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है एक स्पेसिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि पेशेंट को अपनी पुरानी फंक्शनल कैपेसिटी तक पहुंचने में हेल्प करता है। बहुत बार ऐसा होता है हार्ट अटैक के बाद मरीज का हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, तो उसके कारण से जो काम वो पहले कर पाता था अब वो करने में उसे सांस फूलना, थकान होना, छाती में दर्द होना, ये सब हो सकता है। तो हमारा प्रयास कार्डियक रिहेबिलिटेशन से ये रहता है कि धीरे धीरे उसे अपने पुराने लेवल तक पहुंचाया जाए। जैसे हम सुनते हैं कि क्रिकेटर को इंजरी हो गई, उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन में जाता है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन से धीरे धीरे एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि वो अपने पहले के लेवल तक परफॉर्म कर पाए। सिमिलरली हार्ट के कमजोर हो जाने के बाद इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट या कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं, जिससे हम पेशेंट को धीरे धीरे ट्रेन करते हैं, जिससे उसका हार्ट धीरे धीरे वापस से मजबूती की तरफ जाता है। तो दवाइयों के साथ साथ कार्डियक रिहेबिलिटेशन इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से पेशेंट अपना पुराने लेवल ऑफ एक्टिविटी, पुरानी फंक्शनल कैपेसिटी अपनी दिनचर्या में वापस लौटने में समर्थ हो पाता है। तो कार्डियक रिहेबिलिटेशन जनरली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते जितने दवाइयों को मानते हैं, पर मेरे एस्पेक्ट में, मेरे कहने के अनुसार तो ये है कि जितना इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है रिहेबिलिटेशन, जिससे पेशेंट अपना सारा दिनचर्या का काम अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जा सकता है। डॉक्टर धीरज, ये सवाल आपसे, हेल्दी हार्ट के लिए डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं और उनको मेंटेन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में समझाएं। देखिए, हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने पैदा होने से पहले से काम करता है और अपने मरते दम तक काम करता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने हार्ट का ख्याल बहुत अच्छे से रखना होता है। देखिए, हार्ट को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी प्रॉपर जो डाइट होती है, बैलेंस डाइट जिसे अपन बोलते हैं, और अपन हेल्दी हार्ट डाइट भी बोल सकते हैं। तो अपन अगर वो लेते हैं जिसमें यूजुअली हमारा प्रोपोर्शनेट रहता है कि 45 से 55% तक अपन को कार्बोहाइड्रेट्स रखने होते हैं, 10 से 35% तक अपने प्रोटीन का रेशो होता है, और 20 से 35% तक अपने को फैट्स और ऑयल्स का रेशो रहता है। बाकी जो फाइबर्स होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, बट दे मेंटेन हमारे गट को अच्छे से मेंटेन रखते हैं और अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं। तो अगर अपन हेल्दी हार्ट की बात करें तो हेल्दी हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रॉपर अमाउंट में लेने हैं, साथ में हमें अपने ऑयल्स और फैट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। इसमें अपन को जो होता है, जैसे पेशेंट डायबिटिक है तो अपने को ज्यादा फ्रीक्वेंट डाइट्स लेनी होती हैं, कम अमाउंट में डाइट लेनी होती हैं। डाइट कम और ज्यादा फ्रीक्वेंट। पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो अपने को लो सॉल्ट डाइट भी प्रेफर करनी चाहिए। बाकी अगर जनरलाइज बात की जाए तो अपने को फाइबर ज्यादा लेने होते हैं, जिसमें अपन होल व्हीट ग्रेन्स, सेरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स का ज्यादा अपन सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, बट समटाइम्स पेशेंट डायबिटिक होते हैं तो हमें डायबिटिक का ध्यान रखते हुए मीठे फ्रूट्स और ज्यादा अमाउंट में अवॉइड करने होते हैं। अदरवाइज फ्रूट्स आर गुड। अपन को फाइबर्स अच्छे से लेने हैं, अपने को सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है। काफी लोग सवाल पूछते हैं कि हम ऑयल कौन सा लें, तो देखिए सबसे पहली बात है, हार्ट के लिए ऑयल्स आर नॉट गुड, तो अपने को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। 15 से 20 ml ऑयल ही लें अपन। देखा जाए तो सारे ऑयल्स जो होते हैं वो पूपा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच होते हैं। तो हार्ट के लिए एज सच कोई ऑयल ऐसा नहीं है जो हम बोलें कि बहुत अच्छा है। हम लोगों को साइक्लिंग ऑर्डर में मिक्स्ड ऑयल यूज करना चाहिए, तो वही मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं अपने हार्ट को। रिस्ट्रिक्ट तो हमें करना ही है, बट जो ऑयल अपन यूज कर रहे हैं उसको भी अपने साइक्लिंग करना है। जैसे सोयाबीन, अपन ने 1 महीना सोयाबीन ऑयल यूज किया, कुछ महीने ग्राउंडनट ऑयल यूज किया, फिर सनफ्लावर ऑयल यूज किया, राइस ब्रान यूज किया। देयर इज नो वन ऑयल जो आपको परफेक्ट हो। हमें साइक्लिंग यूज करनी है और कम ऑयल यूज करना है। जो अपन नट्स यूज करते हैं दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो नट्स का इस्तेमाल भी अपने को अच्छे से करना है। बाकी एक प्रोपोर्शनेट डाइट लेनी है। अपन को बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट किसी चीज का नहीं लेना है, ऑयल्स को अवॉइड करना है। दिस इज द बेसिक लाइक फॉर हार्ट। फाइबर्स अपन अच्छे से लें।
मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर सुलभ आपसे है, हेल्दी हार्ट के लिए एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है ये बताएं, और साथ ही ट्रीटमेंट के बाद किस तरह की एक्टिविटीज की जा सकती है इसके बारे में समझाएं। एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने में। जैसे कि सारी गाइडलाइंस रेकमेंड करती हैं मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना है, जो रफली डेली 20 to 30 मिनट्स के अराउंड अप्रोक्सीमेट रहता है। और साथ में एरोबिक एक्सरसाइजेस के अलावा आपको थोड़ा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जैसे लो वेट्स उठाना और ये सब भी करना चाहिए साथ में। और ये पार्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, ये इसके लिए कि ताकि आपको हार्ट डिजीज ना हो। अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, आपको एंजियोप्लास्टी हुई है या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, तो सारी दवाइयां जो भी आपको डॉक्टर आपके कार्डियोलॉजिस्ट रेकमेंड कर रहे हैं उसे कंटिन्यूअसली लेना है। और डॉक्टर अभिमन्यु ने जैसे बताया कार्डियक रिहेबिलिटेशन पे आपको जाना है, जो इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। इस खास शो में इतना ही। धन्यवाद।